हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये अक्टूबर 2022 का संस्करण है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने काफी डिटेल से डिस्कस किया है करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 को, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि अमृत काल के लिए पांच प्रणों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में आह्वान किया गया। तो देखिए, 15 अगस्त 2022 को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। ठीक है, राष्ट्र के नाम संबोधन किया और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव की बधाई देशवासियों के साथ साथ विश्व भर में फैले भारत प्रेमियों को दी गई। ठीक है, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए और ये 76वां वर्ष था। ठीक है, 76वां स्वतंत्रता दिवस, इसलिए अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले की प्राचीर से लगातार 9वां वर्ष संबोधन किए हैं। ठीक है, और किसी भी गैर कांग्रेसी के द्वारा ये सर्वाधिक है। एक्चुअली ये सर्वाधिक तो 2020 में ही हो गया था। ठीक है, गैर कांग्रेसी के द्वारा सर्वाधिक ये 2020 में हो चुका था और अब तक 9 बार, लगातार 9 बार संबोधन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से। अब देखिए, सबसे अधिक बार जिसने संबोधन किया है, झंडा फहराया है लाल किले पे, वो है जवाहरलाल नेहरू, कुल 17 बार। श्रीमती इंदिरा गांधी 16 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार। ठीक है, अब देखा जाए तो भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के अंदर कितना सामर्थ्य है, ये एक झंडे ने दिखा दिया है, जो विश्व भर में हर कोने में हमारा तिरंगा आन बान और शान से लहरा रहा है। ठीक है, इसमें आगे कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, मतलब कि 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेने का अपील किया है। ठीक है, 100 वर्ष पूर्ण मतलब 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए एक संकल्प लेने का अपील किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में पंच प्रण, जो 5 प्रण हैं, उस पर अपनी शक्ति हमें केंद्रित करनी होगी। ये 5 प्रण कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है विकसित भारत का लक्ष्य, मतलब गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। अगला है किसी भी कोने में गुलामी का अंश न रह पाए, टू रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। फिर अगला है अपनी विरासत पर गर्व, मतलब टेक प्राइड इन आवर रूट्स। फिर नेक्स्ट है एकता और एकजुटता, मतलब यूनिटी। नेक्स्ट है नागरिकों के कर्तव्य, मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग सिटीजन्स। और देखा जाए तो राष्ट्र के नाम संबोधन में भ्रष्टाचार को और भाई भतीजावाद को और परिवारवाद को इन्होंने बड़ी चुनौतियां बताते हुए इनके विरुद्ध निर्णायक लड़ाई का आह्वान भी इन्होंने किया है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ये जो भाषण चला था, ठीक है, ये कुल आपको 83 मिनट का चला था। ठीक है, 83 मिनट का भाषण चला था और इसमें उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले तथा देश को आजादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को इन्होंने नमन किया है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, जगदीप धनखड़ बने 14वें उपराष्ट्रपति। 11 अगस्त को 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने। और देखा जाए तो 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद के लिए जो ताजा चुनाव हुए, वो संसद भवन में ही संपन्न हुए थे। इस चुनाव में संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार कांग्रेस की नेता श्री मार्गरेट अल्वा को 528-182 के भारी मतांतर से उन्होंने पराजित किया। और देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जो दोनों सदन के सभी, मतलब 788, ठीक है, यहाँ 788 है, 788 सदस्य जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 243 और 12 मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इस मतदान में, उपराष्ट्रपति के मतदान में देखा जाए तो अभी 8 रिक्तियां हैं। ठीक है, इस वजह से इस संसद की कुल संख्या अभी 780 थी। ठीक है, चलिए, और जो कुल पड़े मत हैं
उसमें आपको 15 मत अवैध थे, ठीक है, 710 वैध मत पड़े थे, जिसमें श्री धनखड़ को लगभग 528 मतलब लगभग 74% मत इन्हें प्राप्त हुआ और विपक्षी उम्मीदवार जो मार्गरेट अल्वा थी उन्हें 182 मत प्राप्त हुए। देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पद का जो 16वां चुनाव था और ये धनखड़ इस पद पर आसीन होने वाले 14 व्यक्ति थे, ठीक है। इलेक्शन जो था वो 16वां था, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो 14वें हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे वो 2 बार निर्वाचित हुए और 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का संक्षिप्त परिचय। देखा जाए इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 18 मई को 18 मई 1951 को इनका राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे गांव में, जहां गांव का नाम था किठाना में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल में हुई, चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में, और जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से इन्होंने बीएससी करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से ही विधि की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, मतलब लॉ की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। फिर देखा जाए तो 1989 से ये सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उसके पश्चात उसी वर्ष जनता दल की टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा के लिए ये निर्वाचित हुए थे और 1990 में सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे थे, ठीक है। और जुलाई 2019 में उन्होंने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2019 में जुलाई के महीने में इन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 16 जुलाई 2022 को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उन्हें अपने प्रत्याशी घोषित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सत्ता परिवर्तन, ठीक है। बिहार में सत्ता परिवर्तन अगर हम लोग देखें तो 10 अगस्त 2022 को जनता दल यू मतलब जदयू ने आरजेडी के साथ और कांग्रेस और अन्य छोटे दलों को मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाई, ठीक है। और ये नई सरकार का गठन किया गया 10 अगस्त को। देखिए बिहार में जो अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था वो जदयू भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी, ठीक है। और अब महागठबंधन सरकार के साथ उन्होंने सरकार बना ली, ठीक है। देखिए महागठबंधन में मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो फिर से बने हैं जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बने हैं राजद के तेजस्वी यादव। राजद मतलब आरजेडी के तेजस्वी यादव बने हैं और तेजस्वी यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र हैं। और देखा जाए तो 16 अगस्त को 31 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 16 आरजेडी से और 11 जदयू से थे। 2 कांग्रेस के हैं, एक हम के और एक निर्दलीय विधायक हैं, ठीक है। और इन सब के शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या है अब वह 33 हो गई है, ठीक है। देखा जाए तो 71 वर्षीय जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि गोवा देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य तथा दादर नागर हवेली और दमन दीव ऐसा पहला केंद्र शासित क्षेत्र बना। देखा जाए तो 18 अगस्त 2022 को इसकी पुष्टि की गई कि केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो गोवा जो है हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना है और दादर नागर हवेली दमन व दीव हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला वो देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। 22 जुलाई को इस जिले का घोषणा हुआ था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, ठीक है। देखा जाए फिर से तो गोवा जो है वो पहला राज्य बना है हर घर जल वाला और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और दमन दीव बना है पहला केंद्र शासित प्रदेश और जिला में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने वापस लिया, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो सरकार ने वापस लिया है। तो देखा जाए तो लोगों के निजी डाटा की कंपनियों और सरकार द्वारा इस्तेमाल को विनियमित करने
के लिए दिसंबर 2019 में लोकसभा में लाए गए जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, उसको सरकार ने अब 3 अगस्त 2022 को वापस ले लिया। ठीक है, देखिए इसका जो विरोध हुआ था वो एक्चुअली आईटी सेक्टर ने किया था इसका विरोध, और लोकसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस विधेयक का भारी विरोध हुआ था। इस आधार पर इसका किया गया था कि ये बिल जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और साथ ही साथ ये कहा गया विपक्षी दलों के द्वारा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला दिया गया, और सरकार को लोगों के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने में व्यापक अधिकार इसमें दिए गए थे। ठीक है, इसका विरोध हुआ। अब देखा जाए तो विरोध को देखते हुए इस विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया, जिसमें 81 संशोधनों का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 दिसंबर 2021 को ही संसद में सौंपी गई थी। ठीक है, और इस 81 जो संशोधन थे, सुझाव दिया गया था, उसमें कहा जाए तो अब इसको एक नए सिरे से विधेयक का प्रारूप तैयार करने का विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात विधेयक को औपचारिक रूप से अब 3 अगस्त को वापस ले लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। चलिए अगला टॉपिक है, इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की पहली उड़ान विफल हो गई। ठीक है, देखिए 7 अगस्त को इसरो का जो पृथ्वी का निचली कक्षा में लघु उपग्रह को स्थापित करने के जो बाजार में पैर फैला रही थी, उसमें देश में ही विकसित एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे SSLV D1 कहा जाए, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली डेवलपमेंट उड़ान का जो प्रक्षेपण किया गया, उस प्रक्षेपण में 2 छोटे उपग्रह थे, एक था EOS-2 और एक था आजादी सैट। देखा जाए तो ये जो दोनों छोड़े गए, तो इसमें निर्धारित जो वृत्ताकार कक्षा थी उसमें स्थापित नहीं हो सकी, और वो वहां होने की जगह पे अंडाकार कक्षा में चले गए। ठीक है, और इसमें देखा जाए जो सबसे निचली कक्षा में जो छोड़ा जाना था, तो एक्चुअली कहा जाए तो जो निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह जो है वो अधिक समय तक वहां नहीं रह पाता और नीचे आ जाता है। इस प्रकार ये दोनों उपग्रह भी कक्षा से नीचे आ चुके हैं और अब ये उपयोग योग्य नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए इस मिशन के जो चारों चरण थे वो ठीक प्रकार से कार्य किया था, लेकिन अंतरिक्ष में छोड़े जाने के पश्चात उपग्रह जो है अपने निर्धारित परिक्रमा पथ हासिल नहीं कर सका। ठीक है, और जो अपेक्षित ऊंचाई हासिल न करने के कारण क्या हुआ कि दोनों उपग्रह जो है वो मार्ग से भटक गया, और 356 किलोमीटर के जो वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होने थे उसके जगह पे 356 गुना 76 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में स्थापित हो गए। ठीक है, प्रक्षेपण यान जो प्रक्षेपण कहां से प्रक्षेपण किया गया था, तो ये किया गया था आपको श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसे सुबह 9:18 पर प्रक्षेपित किया गया था। अब देखते हैं EOS-2 और आजादी सैट। देखा जाए तो EOS-2 जो है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, आपको यह माइक्रो सैटेलाइट श्रृंखला का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और इसका जो वजन है वो है 135 किलोग्राम। नेक्स्ट है आजादी सैट, ये वजन था इसका 8 किलोग्राम और 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा निर्मित था। इसका जो कार्य था वो अमृत महोत्सव के तहत अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाना था। कहने का मतलब यह है कि ये इस प्रकार बनाया गया था कि अंतरिक्ष में इसके सोलर पैनल खुलते ही तिरंगा दिखाई देता। ठीक है, देखिए, और इसरो की जो प्रमुख है वो है S सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जहां है कि दुधारू जानवर अब नई लंपी वायरस के शिकार हो गए। ये लंपी वायरस जो है वो दुधारू जानवरों पर स्किन डिजीज पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली आपको जो दुधारू जानवर है जैसे कि गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि, इस पर ये ज्यादा प्रभाव कर रहे हैं, और ये आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बड़ी संख्या में, लगभग कहा जाए तो 50% संख्या में पशुओं को ये वायरस जो है लंपी वायरस शिकार बना रहे हैं। इस रोग से, मतलब जो लंपी वायरस के रोग से जो ग्रसित जानवर हैं, वो हो क्या रहा है कि उनकी खालों पर बड़ी बड़ी गांठें दिखने लगती हैं। ठीक है, और केवल राजस्थान में देखा जाए तो 4 लाख से अधिक जानवर लंपी त्वचा रोग वायरस से संक्रमित थे, और जिसमें 18,000 से अधिक जानवरों की जान अब तक
जा चुकी है। ऐसे बीमारी ऐसे जो बीमार पशु हैं, ठीक है, ऐसे बीमार पशु का दूध भी सूख रहा है और ऐसे पशु का दूध लेने में भी उपभोक्ता जो है वो कतरा रहे हैं, क्योंकि वो पशु बीमार है, वायरस से संक्रमित है, तो उसका दूध लोग नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, देखिए फिलहाल जो है अभी गोट पॉक्स वैक्सीन का लगाने का जो एडवाइजरी जारी किया गया है, ठीक है, और ये समस्या ये है, ये जो गोट पॉक्स वैक्सीन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है, और ये जो बीमारी हो रहा है, ये वायरस का, तो मेनली ये माना जा रहा है कि ये जानवरों में ये संक्रमण जो है आपको मक्खियों और मच्छरों से हो रहा है। ठीक है, संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है कि गौशालाओं की सफाई की जा रही है, साफ सफाई, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव, फॉगिंग और समुचित व्यवस्था इसके लिए की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सावधानी बरतते हुए किया कि प्रदेश में जो पशु मेला था, पशु मेला के आयोजन पर रोक लगा दिया और साथ ही साथ पशुओं के अंतर राज्य परिवहन पर भी रोक अगस्त माह में आरोपित की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो आजादी का जो अमृत महोत्सव के तहत सभी महाद्वीपों के प्रमुख बंदरगाहों के लिए भारतीय नौसैनिक युद्धपोत की यात्रा। देखा जाए तो आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंटार्कटिक के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों में लगभग सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए अपने पोत अगस्त 2022 में भेजे हैं, जहां पर तिरंगा आरोहण किया जाएगा और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। उनमें से देखें तो आईएनएस चेन्नई, आईएनएस बेतवा, इन्हें भेजा गया है ओमान के मस्कट में, और आईएनएस सरयू को सिंगापुर भेजा गया है, आईएनएस त्रिकंद को अफ्रीका में कीनिया के मुम्बासा तट पर, और आईएनएस सुमेधा ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, आईएनएस सतपुरा उत्तरी अमेरिका में सैन डिएगो में, आईएनएस तर्कस दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के तट पर। स्वतंत्रता दिवस के संबंधी सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए और ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, देखा जाए तो यूरोपीय महाद्वीप में भेजे गए एक प्रशिक्षण पोत है आईएनएस तरंगिणी। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में भेजा गया एक प्रशिक्षण पोत आईएनएस तरंगिणी के दल ने लंदन में 2 विश्व युद्ध के दौरान जो बलिदान देने वाले भारतीय सैनिक थे उनको कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है, श्रद्धांजलि में देखा जाए तो क्रांजी वॉर मेमोरियल, फिर आईएनए मार्केट सिंगापुर में भी नौसेना के दल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिर मुम्बासा में जो भारतीय नौसेना के जवानों ने तेईता तवेता युद्ध क्षेत्र में एक स्मारक स्तंभ का उद्घाटन संबंधी कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहां भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी अफ्रीका अभियान के तहत सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर विद्यार्थियों को इनमें प्रवेश न लेने के लिए आगाह किया गया। देखा जाए तो देश के विभिन्न भाग में जो संचालित फर्जी विश्वविद्यालय है, इनकी सूची यूजीसी जो है वो समय समय पर जारी करती है। ठीक है, और इस बार 25 अगस्त 2022 को यूजीसी ने देश के विभिन्न भागों में संचालित जो 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पे जारी की है। ठीक है, कुल 21 का। अब देखा जाए तो यूजीसी की विज्ञप्ति के अनुसार कहा जाए तो इनके द्वारा जो कोई भी डिग्री दिया जाएगा या फिर डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा, इसका कोई मान्य नहीं होगा, अतः इसमें प्रवेश लेने से आगाह किया गया है विद्यार्थियों को। ठीक है, और सूची के अनुसार कहा जाए तो सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो फर्जी हैं वो 8 दिल्ली में हैं, और उत्तर प्रदेश में 4 हैं, कर्नाटका, केरल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक एक विश्वविद्यालय है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2 विश्वविद्यालय फर्जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेन्नई के निकट एल&टी के शिपयार्ड में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू की मरम्मत सेवा। देखा जाए तो ये 7 से 17 अगस्त को अमेरिकी युद्धपोत जो है यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू, इसकी मरम्मत के लिए इसे भारत भेजा गया है। ठीक है, और युद्धपोत जो है वो चेन्नई के निकट एन्नौर के कट्टुपल्ली तट पर एल&टी के शिपयार्ड में मरम्मत के लिए गया है। ठीक है, देखा जाए तो इसका जो स्वागत करने में आपको कहा जाए तो इसका स्वागत करने के लिए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घुरमरे स्वयं ही एल&टी के शिपयार्ड में उपस्थित हुए थे। ठीक है, और इसका जो
मरम्मत का कार्य था, एक्चुअली ये पहले से ही निर्धारित था। ठीक है, यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू की जो मरम्मत है उसके लिए 11 दिन तक एलएनटी के शिपयार्ड में ही रहा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2022 में भारत और अमेरिका के बीच संपन्न जो 2+2 वार्ता था उसमें भारत ने पोत की मरम्मत सेवा के लिए प्रस्ताव अमेरिका को दिया था, और जिसके पश्चात अमेरिका नौसेना के अधिकारियों ने भारत के शिपयार्ड में क्षमता अवलोकन के लिए इनके दौरे भी किए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो डीआरडीओ व नौसेना के द्वारा सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मारक क्षमता वाली VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, देखिए 23 अगस्त को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मार करने वाली जो मिसाइल है जिसको VLSRSAM कहा जाए, मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण का जो स्थल था वो था ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, और वहां से लंबवत मारक क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य पर नौसेना के पोत से यह परीक्षण किया गया है। ठीक है, देखिए 23 अगस्त को ये परीक्षण किया गया और इस मिसाइल का ये चौथा परीक्षण था और ये भी सफल परीक्षण था। ठीक है, इसका जो पहले परीक्षण हुआ था पहला हुआ था आपको 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी 2021 को पहला हुआ, और उसके बाद फिर आपको 7 दिसंबर को हुआ, 7 दिसंबर 2021 को, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था आपको 24 जून को। ठीक है, 24 जून 2022 को। ठीक है, और चौथा ये तीसरा हो गया, और जो चौथा हुआ था वो हुआ था 23 अगस्त 2022 को। ये सफल परीक्षण रहा। ठीक है, चलिए, और इसमें कहा गया कि ये परीक्षण सफल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मिसाइल भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाली साबित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। नीति आयोग की संचालन परिषद की जो 7वीं बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। 7 अगस्त 2022 को नीति आयोग की संचालन परिषद मतलब की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी 7वीं बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक के में आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, 23 राज्य के मुख्यमंत्री, 3 उपराज्यपाल, 2 प्रशासक और प्रमुख केंद्रीय मंत्री शामिल थे। ठीक है, और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं थे अस्वस्थता के कारण। ठीक है, और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे श्री के चंद्रशेखर राव, वो भी बैठक का बहिष्कार कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये जो बैठक था ये 7वीं बैठक था और इसका संचालन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। प्रमुख 4 एजेंडे थे यहाँ पर जिस पर बात हुई। तो देखा जाए तो पहला था कि फसल विविधीकरण और दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उपजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये पहला था। फिर दूसरा था स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी का कार्यान्वयन। फिर था उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन। ठीक है, और चौथा था शहरी शासन। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने 2023 में भारत के G20 की अध्यक्षता करने के बारे में भी बात की है इस बैठक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। देखा जाए तो 8 अगस्त को राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इससे एक सप्ताह पूर्व मतलब 3 अगस्त को ध्वनि मत से इसे लोकसभा में भी पारित किया गया था। ठीक है, देखा जाए तो बड़ोदरा गुजरात के जो बड़ोदरा में स्थित एक रेल एवं परिवहन संस्थान है जिसका नाम है नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट यानी एनआरटीआई को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा प्रदान करना है। ठीक है, फिलहाल तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना है। ठीक है, देखिए रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के तहत रेलवे के साथ ही पूरे परिवहन क्षेत्र को लाया गया है। रेलवे मेट्रो परिवहन क्षेत्र एक बहुत जटिल क्षेत्र है जिसमें कि रेलवे प्रणाली को चलाने के लिए मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार, सिग्नलिंग, सिविल सहित कई विषय एक साथ आते हैं। ठीक है, और इसको ध्यान में रखते हुए इसमें वैश्विक स्तर की शिक्षा की जाएगी। ठीक है, वैश्विक स्तर की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है कि भारत के 21 और आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थल की सूची में शामिल। देखा जाए तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश के 75 आर्द्रभूमि क्षेत्र अब रामसर स्थल। देखा जाए तो अगस्त 2022 में भारत के 10 अन्य आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। देखा जाए तो इससे पहले मंथ का जो पीडी हम लोगों ने देखा था प्रतियोगिता दर्पण, उसमें आपको 54 मतलब 54 रामसर स्थलों का बताया गया था। ठीक है, फिर आपको अगस्त 2022 में 10 और जुटे, मतलब ये 64 हो गया था। ठीक है, एक सप्ताह के भीतर 11 अन्य और जोड़ दिए गए इसमें। ठीक है, और ये 11 जुटने के बाद ये 75 हो गया। ठीक है, 75 आर्द्र भूमि स्थल रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगस्त में टोटल हो गए हैं अब 75। इसमें देखा जाए तो स्वतंत्रता के जो 75वां वर्ष है, उसको देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। और मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो अकेले 2022 में ही देश के 28 आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। आर्द्र भूमि मतलब जो वेटलैंड एरिया होता है, जो सालों भर हमेशा नमी वहां पाई जाती है, वो हो गया आर्द्र भूमि, और उसको रामसर स्थल का रूप दिया गया। देखा जाए तो भारत में कुल क्षेत्रफल मतलब 13,26,677 हेक्टेयर जो है, वो मंत्रालय के विज्ञप्ति में बताया गया है आपको रामसर स्थल का। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो 13 अगस्त 2022 की विज्ञप्ति है, उसके अनुसार देश में कुल 75 रामसर स्थलों में सर्वाधिक जो है 14 आपको तमिलनाडु में है, और दूसरे स्थान पे आता है आपको 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नोएडा में अवैध तरीके से बने सबसे ऊंचे ट्विन टावर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से विस्फोटक लगाकर ध्वस्त किया गया। ठीक है, देखा जाए तो 28 अगस्त को सुपरटेक बिल्डर के द्वारा जो नियमों कानून का उल्लंघन किया गया था, और उसके द्वारा नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट में बनाए गए 2 बहुमंजिला एपेक्स और सियोन टावर्स जो था, उसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के चलते विस्फोटक के सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ 2 बहुमंजिला थे, एक था एपेक्स और एक था सियोन। सियोन जो था वो आपको 29 मंजिला था, और एपेक्स जो था वो आपको 32 मंजिला था। ठीक है, जिसे 14 वर्षों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ध्वस्त किया गया। दोनों टावर्स के बीच जो कम से कम दूरी होती है, वो होती है 16 मीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत ये जरूरी था कि 16 मीटर हो, और इसकी भी उपेक्षा 9 मीटर की दूरी पर ही दोनों टावर खड़े कर दिए गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो नोएडा प्राधिकरण है, वो अन्य अधिकारियों के साथ मिली भगत से अपने ओपन स्पेस बताए गए इस क्षेत्र में नियम के विरुद्ध जो 16 और 17 के निर्माण करना था सुपर बिल्डर्स के द्वारा, वो इसके बीच बीच में क्या कर रहा था कि समय समय पर टावर की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ा रहा था, और इसकी भी अनुमति जो है नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही थी। ये मिली भगत से की जा रही थी। ठीक है, और अब क्या किया गया कि फिर इस पर केस हुआ, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन टावर को गिराने का आदेश दिया था। कब? 2014 में। लेकिन इसको अपील किया गया सर्वोच्च न्यायालय में। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी बाद में इसको गिराने का आदेश दिया 31 अगस्त 2021 को। लेकिन तमाम अड़चनों रुकावटों के चलते ध्वस्तीकरण का जो कार्य था वो टलता गया, और फाइनली ये आपको 28 अगस्त को इसे ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, 28 अगस्त को दोपहर के 2:30 बजे। और इसमें आगे देखें तो ये जो टावर था 28 अगस्त को 2:30 बजे ध्वस्त किया गया, और ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा था। भ्रष्टाचार का प्रतीक इन टावर्स को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विस्फोटकों के जरिए से धराशायी किया गया। अब देखिए इसमें जो धराशायी किया गया था, इसमें कुल 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, 3700 किलोग्राम, मतलब आपको कहा जाए तो इसमें लगभग 12 ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति थी। ठीक है, 12 ब्रह्मोस मिसाइल के बराबर इसमें बारूद लगा, और अगर मिसाइल में ही देखें तो पृथ्वी मिसाइल का ये 4 गुना था, और अग्नि मिसाइल का 3 गुना बारूद इसमें लगाया गया, और 12 सेकंड में दोनों टावर को ध्वस्त कर दिया गया।
ये टावर गिराने के लिए जो किया गया था, तो इसके आसपास के भवन को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए क्या किया गया था कि टावर फॉल इम्प्लोजन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसके लिए जो अनुबंधित दक्षिण अफ्रीकी कंपनी थी एडिफिस इंजीनियरिंग और उसकी सहयोगी कंपनी जेट डिमोलिशन के द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया। ये टावर जो था वो 12 सेकंड में दोनों टावर जो है 85,000 किलोग्राम मलबे में रूपांतरित हो गई, मतलब तब्दील हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखा जाए तो देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। देखा जाए तो 2 सितंबर 2022 को देश में निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर दिया गया। इसका जो जलावतरण हुआ था वो 2013 में किया गया था और बेसिन परीक्षण नवंबर 2020 में से पूरे हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तट पर कोच्चि में आयोजित समारोह में विक्रांत को राष्ट्र में सेवा समर्पित किया गया। ठीक है, राष्ट्र की सेवा में इसे समर्पित किया गया। कहां? तो केरल के तट पर कोच्चि में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और साथ ही साथ देखा जाए तो नौसेना का नया ध्वज यानी निशान जो है उसका भी अनावरण मोदी ने किया था। और पहले जो ध्वज था वो एक्चुअली ब्रिटिश कालीन ध्वज था, उसी के स्थान पर अब छत्रपति जी शिवाजी के प्रेरित जो नौसेना का ध्वज है वो नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। और इसका जो डिजाइन और निर्माण है वो भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। और इसमें देखा जाए तो कुल 76% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया था निर्माण के लिए। कितना? 76%। ठीक है, 76% का उपयोग किया गया था स्वदेशी रूप से। ठीक है, इसी में आगे देखें तो आईएनएस विक्रांत लोड होने पर पूरी तरह से जब लोड हो जाएगा तो ये 43,000 टन विस्थापन क्षमता वाला ये विश्व का 7वां बड़ा विमान वाहक युद्धपोत होगा। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद हुआ यूं कि भारत के पास अब विमान वाहक युद्धपोत की संख्या 2 हो गई है। एक है आपको आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा हो गया आपको आईएनएस विक्रांत। ठीक है, नामकरण अगर देखें विक्रांत का तो जो आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया था वो भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक युद्धपोत का नाम था आईएनएस विक्रांत, जो कि आपको 1961 से 97 के दौरान नौसेना में शामिल रहा। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया था आईएनएस विक्रांत अभी नए जो आए हैं। ठीक है, देखिए और ये जो आईएनएस विक्रांत था उसे भी हम लोगों ने ब्रिटेन से खरीदा था। कब खरीदा था? 1957 में खरीदा था और उस समय उसका नाम था एचएमएस हरकुलिस। ठीक है, ब्रिटिश नौसेना में उस समय शामिल था। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो ये 1 से 4 अगस्त 2022 को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत की राजकीय यात्रा की और ये उनकी भारत की तीसरी यात्रा थी। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत की तीसरी यात्रा थी। देखा जाए तो अगस्त 2022 में मालदीव के रक्षा प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल इन्होंने भी भारत की यात्रा की थी। कब की थी? अगस्त 2022 में। वार्ता में जो प्रमुख बातें थी उसमें आपको श्री मोदी किसी भी संकट की स्थिति में सबसे पहले मददगार की भूमिका निभाने का आश्वासन दिया है भारत की ओर से। ठीक है, मालदीव को और आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भी की गई। ठीक है, इसमें आगे है कि ग्रेटर माले में भारतीय एग्जिम बैंक जो है उसकी मदद से बनाई जा रही है 4000 आवासीय इकाई और ये प्रगति की इसकी समीक्षा की गई और ऐसी 2000 अन्य इकाइयों का निर्माण के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में हुई है। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद, मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य आर्थिक अपराध को गंभीर खतरे के रूप में देखते हुए मालदीव को एक नौसैनिक पोत और 24 वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा भी भारत के द्वारा की गई। ठीक है, एक नौसैनिक पोत और 24 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे मालदीव को। 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसमें आपको मत्स्यिकी, साइबर सिक्योरिटी, महिला विकास, आपदा प्रबंधन, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और 2000 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए की गई है।
ठीक है। और देखा जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनसे भी मुलाकात हुई और मुर्मू ने कहा कि भारत की पड़ोस पहले मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की नीति में मालदीव का विशेष स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़क गया। देखिए 2 से 3 अगस्त को अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस जो कहा जाता है उसे, अमेरिकी संसद को उसके निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की और ताइवान के साथ साथ मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान की भी यात्रा उन्होंने की। इस यात्रा से चीन भड़क गया और ताइवान पे दबाव बनाने के लिए 4 से 7 अगस्त को, ठीक है, 2 से 3 अगस्त तक यहाँ थी और 4 से 7 अगस्त को अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ताइवान के जल क्षेत्र में शुरू कर दिया, जिसमें डोंगफेंग नामक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई और कुछ मिसाइलें तो जापान के समुद्री क्षेत्र में भी जाकर गिरी। ठीक है, ताइवान के राष्ट्रपति हैं तसाइंग बैन, ठीक है। और देखा जाए तो नैन्सी पेलोसी की जो ये यात्रा थी वो विगत पिछले 2.5 दशकों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी नेता थी इन्होंने। ठीक है, और चीनी सैन्याभ्यास के प्रति प्रतिक्रिया जो व्यक्त किया गया ताइवान के द्वारा, उसमें कहा गया कि ताइवान जो है वो संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करेगा। ठीक है, और इसमें आगे देखें तो ताइवान जो है वो एक्चुअली चीन से जो युद्ध अगर हो गया तो इससे पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, मिसाइल, वाहन, विमान, मोबाइल फोन आदि के जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उसका सबसे बड़ा निर्यातक है ताइवान। ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का कुल खपत का 64% भाग का आपूर्ति ताइवान करता है। सेमीकंडक्टर का विश्व में जितना भी सेमीकंडक्टर का खपत है उसका 64% का आपूर्ति ताइवान करता है। इसके बाद आता है दक्षिण कोरिया 16%, चीन 9%, अमेरिका 6% और इसराइल 1.3%। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना हुई है। पराग्वे की राजधानी एसेंसियोन में 23 अगस्त 2022 को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पराग्वे के विदेश मंत्री के साथ मिलकर इस दूतावास का उद्घाटन किया गया। ठीक है, दूतावास का एक्चुअली स्थापना जो हुआ था वो हुआ था जनवरी 2022 में, उद्घाटन हुआ 23 अगस्त 2022 को। इससे पहले इससे पहले क्या था कि अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में जो स्थित दूतावास है भारत का, वहीं से पराग्वे में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए दक्षिण कोरिया के द्वारा चंद्रमा की कक्षा हेतु उपग्रह का प्रक्षेपण। ठीक है, स्पेसएक्स के जरिए किया गया है, दक्षिण कोरिया के द्वारा चंद्रमा की कक्षा के लिए एक प्रक्षेपण किया गया उपग्रह का। देखा जाए तो 5 अगस्त को दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा के लिए अपने एक स्वदेशी उपग्रह, जिसे कहा जाए दानुरी नाम है, ठीक है, एक पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है दानुरी, उसका प्रक्षेपण किया गया। और कहां से किया गया? ये फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस स्टेशन से किया गया। ठीक है, स्पेसएक्स का फाल्कन रॉकेट के जरिए इसको भेजा गया है। ठीक है, देखा जाए तो दिसंबर तक इसका जो है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने का संभावना है। ठीक है, अभी 5 अगस्त को भेजा गया है और दिसंबर तक ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच सकता है। देखा जाए तो मिशन अगर सफल रहा तो दक्षिण कोरिया जो है वो चंद्रमा की कक्षा में उपग्रह भेजने वाला विश्व का 7वां और एशिया का चौथा देश होगा। एशिया में किस किस देशों ने भेजा है? तो चीन, जापान और भारत। ठीक है, और उसके बाद दक्षिण कोरिया होगा अगर सफल रहा तो। फिर इसका कार्य अगर देखें तो इसका कार्य जो है वो कि चक्कर लगाते हुए वहां उतरने के लिए उपयुक्त स्थान का अध्ययन करेगा ये, और चंद्रमा की सतह पर 2030 तक उपग्रह को उतारने की दक्षिण कोरिया की योजना भी है। ठीक है, देखा जाए तो 21 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने पहली बार 3 चरणों वाला अपना स्वदेशी रॉकेट नूरी के जरिए एक उपग्रह की पृथ्वी से 700 किलोमीटर यानी कि लगभग 435 मील की ऊंची कक्षा में सफल स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सरकारी कोष के दुरुपयोग
भ्रष्टाचार के मामलों में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष के कारावास की सजा सर्वोच्च अदालत के द्वारा पुष्टि की गई और अब वो जेल भेजे गए हैं। देखा जाए तो 28 जुलाई को मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित जो निचली अदालत है उसने सजा सुनाई थी और इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में की थी। लेकिन अब 2022 में 23 अगस्त 2022 को जो वहां का सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी इस फैसले की सजा को बरकरार रखा। देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री जो नजीब रजाक है उनको ये सजा जो है उनके कार्यकाल में गठित जो मलेशिया डेवलपमेंट बोर्ड है IMBD कोष के दुरुपयोग व अरबों डॉलर के घोटाले के विभिन्न मामलों में सुनवाई की गई थी। ठीक है, और इन्हें 7 विभिन्न आरोपों में दोषी पाया गया। पहला 3 मामले में देखा जाए तो 10-10 वर्ष का और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में 10-10 वर्ष का सजा मिला। साथ ही प्रधानमंत्री रहते हुए शक्ति का दुरुपयोग के मामले में 12 वर्ष की सजा मिली। ठीक है, और सभी सजाएं एक साथ चल रही हैं, इसी वजह से कुल अवधि 12 वर्ष बैठती है इनकी सजा की। ठीक है, देखिए नजीब रजाक जो है वो मलेशिया में 2009 से लेकर 2018 के दौरान प्रधानमंत्री रहे थे। 2009 से 2018 के दौरान। ठीक है, और इनके कार्यकाल से संबंधित जो 5 अन्य मुकदमों में 42 विभिन्न आरोपों का सामना वो कर रहे हैं जिनके फैसले आना अभी शेष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भीषण बाढ़ की चपेट में आए पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है पाकिस्तान में जो बाढ़ के कारण। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के चलते असामान्य वर्षा, बादल फटने, ग्लेशियर के ओवरफ्लो से बाढ़ की स्थिति अधिकांश क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण 25 अगस्त 2022 को नेशनल इमरजेंसी घोषणा की गई पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। देखा जाए तो 25 अगस्त 2022 तक की जो स्थिति देखें तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार भारी वर्षा के कारण जो आई बाढ़ है उसमें 343 बच्चों के सहित 937 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कम से कम 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांत जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति ज्यादा खराब है। ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो अगस्त माह में पाकिस्तान में 166.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कितना? 166.8 मिलीमीटर। एक्चुअली वहां का जो सामान्य वर्षा है वो मात्र 48 मिलीमीटर है, लेकिन वर्षा हुई 166.8 मिलीमीटर, यानी कि ये सामान्य से 241% अधिक वर्षा हुई है पाकिस्तान में। ये ओवरऑल पाकिस्तान का डेटा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो सिर्फ सिंध में जो सामान्य वर्षा से 784% अधिक और बलूचिस्तान में सामान्य से 496% अधिक वर्षा दर्ज की गई। ठीक है, सबसे ज्यादा मौतें जो है वो सिंध में बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में जा गिरने से 6 माह पुराने मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी बर्खास्त हुए। देखा जाए तो 9 मार्च 2022 को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल हरियाणा में सिरसा के निकट एक वायु सैनिक केंद्र से तत्कालीन रखरखाव के दौरान गलती से फायर होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले के मियां चन्नू शहर के पास जा गिरी थी। ठीक है, और मिसाइल में कोई वारहेड या हथियार नहीं था, जिस कारण से पाकिस्तान में किसी प्रकार का जान माल का कोई भी हानि नहीं हुई। ठीक है, इससे इस मामले को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन भारत ने किया। एक्चुअली देखा जाए तो इस मामले में पाकिस्तान ने खेद व्यक्त किया था और इसी वजह से पूरे मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, और देखा जाए तो इस मामले में जांच में पाया गया कि मिसाइल प्रणाली की संवेदनशील मानक संचालन प्रक्रिया का पालन इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, और वायुसेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगस्त 2022 में बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त किए गए जो अधिकारी थे उसमें से एक ग्रुप कैप्टन था, एक विंग कमांडर था और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर।
जिसमें पहला है 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी में 13.5%, जीवीए में 12.7% की वृद्धि, और ये एनएसओ का ताजा आंकड़ा है। देखा जाए तो 31 अगस्त 2022 को अप्रैल जून 2022 की जीडीपी संबंधी अंतिम आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो वर्ष 2022 की पहली तिमाही मतलब कि अप्रैल से जून 2022 में देश में जीडीपी में जो स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, और एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार जो अप्रैल जून 2022 के दौरान जो स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी है वो है 36.85 लाख करोड़। ठीक है, 36.85 लाख करोड़ रुपए। देखा जाए तो प्रचलित मूल्य पर अगर देखें तो जीडीपी की वृद्धि हुई है 26.7% आकलित है, और अप्रैल जून 2022 में जीडीपी जो आपको ये देखा जाए प्रचलित मूल्य पर तो वो है 64.95 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए अप्रैल जून 2022 की तिमाही में देश में जो सकल मूल्य वर्धन है मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन जिसे हम लोग जीवीए कहते हैं उसकी वृद्धि हुई है 12.7%, और अप्रैल जून 2022 की तिमाही में जो स्थिर मूल्य पर जीवीए है वो है आपको 34.42 लाख करोड़ आकलित किया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखें तो आगे है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न उत्पादक हैं क्षेत्र में जीवीए की वृद्धि अगर देखें, ठीक है, ये जीवीए का वृद्धि है 2011-12 जो इसका स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है। ठीक है, आधार वर्ष है 2011-12। तो पहला है कृषि वानिकी और मत्स्यिकी मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसका है इस बार 4.5%। ठीक है, अप्रैल जून 2022-23 का, जो कि 2021-22 में 2.2% था। खनन और उत्खनन जो माइनिंग और क्वेरिंग है ये 6.5% रहा, और विभिन्न निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का 4.8%, गैस विद्युत जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाएं का 14.7%, निर्माण में आपको 16.8%। ठीक है, इसी तरह से ओवरऑल जो फुल ओवरऑल जीवीए है वो है 12.7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग रेपो रेट अन्य संबंधित बैंकिंग दरों की लगातार तीसरी बार वृद्धि की गई है। ठीक है, आरबीआई ने ये लिस्ट जारी की है। तो देखा जाए तो रेपो रेट जो है अगस्त 2022 की स्थिति में 5.40 है, 5.40% है, और जो कि जून 2022 की स्थिति थी 4.90, मतलब यहाँ पर आपको प्लस 0.50% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, बढ़ाया गया है आपको रेपो रेट में। उसी तरह रिवर्स रेपो रेट देखें तो सामान्य वही स्थिति पे है 3.35%, और एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है उसमें भी आपको 0.5% का वृद्धि दिखाया गया है, 5.15% हो गया है अगस्त में, जो कि जून में था 4.65%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ, एमएसएफ रेट में भी आपको 0.5% की ग्रोथ है। ठीक है, 5.65% हो गया है, पहले था 5.15%। बैंक रेट में भी ग्रोथ दिखाया गया है आपको 0.5% का। ठीक है, और साथ ही साथ सीआरआर में देखें तो सीआरआर वही इक्वल वही है 4.05%, 4.05%। फिर आते हैं सर्वाधिक तरलता अनुपात मतलब एसएलआर, एसएलआर जो है वो आपको 18% पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2021-22 में चावल मक्का दलहन तिलहन रेपसीड सरसों व गन्ना के रिकॉर्ड उत्पादन, और कृषि मंत्रालय का ये चौथा जो है अग्रिम अनुमान है। तो देखिए 17 अगस्त 2022 को फसल वर्ष 2021-22 के दौरान देश की प्रमुख कृषि का उपजों का चौथा अग्रिम अनुमान यानी फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और चौथा अग्रिम अनुमान के तहत देखें तो 2021-22 की जो प्रमुख फसल है उसके उत्पादन का अनुमान जो है वो निम्नलिखित में देखें तो कुल खाद्यान्न टोटल देखें ओवरऑल तो वो है 315.72 मिलियन टन, और ये रिकॉर्ड है अनुमानित है। ठीक है, 315.72 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। फिर देखा जाए तो इसमें आपको चावल चावल 130.29 मिलियन टन है, ये भी रिकॉर्ड है। गेहूं 106.84 मिलियन टन है,
पौष्टिक मोटे अनाज जो है वो 50.90 मिलियन टन है। मक्का आपको 33.62 मिलियन टन है, ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और दलहन 27.69 मिलियन टन रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड है। ये सब अनुमानित आंकड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे है अरहर। अरहर को देखें तो ये 4.34 मिलियन टन। चना 13.75 मिलियन टन रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तिलहन 37.70 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। सोयाबीन 12.99 मिलियन टन। रेपसीड और सरसों 11.75 मिलियन टन रिकॉर्ड। और मूंगफली 10.11 मिलियन टन। कपास कपास है आपको 31.20 मिलियन गांठें, जो कि एक गांठ में आपको मतलब 170 किलोग्राम होता है प्रत्येक गांठ में। और जूट और मेस्ता 10.32 मिलियन गांठ। यहाँ जूट और मेस्ता का जो गांठ होता है वो 180 किलोग्राम का होता है प्रत्येक गांठ, ठीक है। फिर आपको गन्ना गन्ना आपको 431.81 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड दर्ज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पिराई सत्र 2022-23। पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। तो देखिए 3 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की और मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक किया गया है। अगस्त 2022 में जो पिराई सत्र है अक्टूबर सितंबर 2022-23, उसके लिए गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य है वो 15 रुपए प्रति क्विंटल का वृद्धि किया गया है, ठीक है। 15 रुपए प्रति क्विंटल का वृद्धि किया गया। पिराई सत्र 2022-23 के लिए अगर देखें तो मूल्य जो है वो 305 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि 2021-22 में 290 रुपए प्रति क्विंटल था। यहाँ पर आपको 15 रुपए की वृद्धि की गई, ठीक है। और देखा जाए तो कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग ने 2022-23 के लिए जो गन्ने की उत्पादन लागत है A2F2 लागत, मतलब कि वास्तविक भुगतान की लागत के साथ साथ पारिवारिक श्रम का जो मूल्य है वो 162 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो कि अब 305 रुपए प्रति क्विंटल FRP किसानों को गन्ने के उत्पादन लागत से लगभग 88.3% का प्रतिफल यहाँ प्रदान होगा, ठीक है। और केंद्र सरकार की घोषित जो FRP है वो गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है, ठीक है। गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला मूल्य जो न्यूनतम मूल्य है वो FRP कहलाता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखें तो चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र है। मतलब जो FRP सरकार के द्वारा दर्ज की गई है 305 रुपए इस बार का है, जिसमें इस बार 15 रुपए का वृद्धि है, ठीक है। इससे भी अधिक आप चाहे तो चीनी मिलें इससे अधिक भुगतान कर सकती है, स्वतंत्र है उसके लिए, ठीक है। और किसानों के हित को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती है, जिससे राज्य सहकारी मूल्य यानी स्टेट एडवाइस प्राइस जो है उसे स्टेट एडवाइस प्राइस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है निजी क्षेत्र में एक और विमान सेवा कंपनी अकाशा एयरलाइन। अकाशा एयरलाइन का नाम इस विमान सेवा कंपनी की पहली उड़ान जो है मुंबई अहमदाबाद के लिए उड़ी है। 7 अगस्त 2022 को शुरू किया गया, ठीक है। 7 अगस्त 2022 को मुंबई अहमदाबाद की पहली उड़ान अकाशा एयरलाइन की रही। अब देखा जाए तो उसके अलावा मतलब मुंबई अहमदाबाद रूट के अलावा ये मुंबई बेंगलुरु और मुंबई कोची के मार्गों पर उड़ान इसने बाद में प्रारंभ कर दी है। देखा जाए तो निजी क्षेत्र की ये जो विमान सेवा है वो शुरू करने का जो मुख्य प्रवर्तक है श्री राकेश झुनझुनवाला, इनका 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया, ठीक है। 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है 14 अगस्त 2022 को। और निजी क्षेत्र का संचालित विमान सेवा देखें तो सर्व प्रमुख है इंडिगो, जिसका बाजार हिस्सेदार सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें तो गेहूं के निर्यात और प्रतिबंध के पश्चात अब गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध। देखिए हुआ यूं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ठीक है। रूस और यूक्रेन जो है वो विश्व में सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र हैं गेहूं के, ठीक है। और गेहूं के निर्यातक राष्ट्र में आप देखा जाए
तो वैश्विक निर्यात में इनका हिस्सेदारी जो है वो लगभग 25% है। और दोनों के बीच के युद्ध के चलते जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हो गई है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग और मूल्य में वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मांग और मूल्य में वृद्धि हुई तो भारत सरकार ने पहले गेहूं पे प्रतिबंध लगाया, उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगाया। तो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद गेहूं के जो आटे थे उसका निर्यात बढ़ गया, और उस निर्यात को बढ़ने की वजह से अब फिर उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो देखिए 25 अगस्त की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और आर्थिक मामलों की समिति में अब गेहूं के आटे पर निर्यात पर भी प्रतिबंध निर्णय किया गया। ठीक है, तो देखिए घरेलू बाजार में जो गेहूं की बढ़ती कीमत है उस पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, मकसद क्या था, तो घरेलू बाजार में कीमतों को अंकुश लगाने के लिए गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध हुई। कब, तो मई 2022 में। और उसके बाद गेहूं के आटे का निर्यात में वृद्धि होने लगा, तो फिर उसमें भी रोक लगा। अब देखिए तो अप्रैल जुलाई 2021 की तुलना में अगर हम लोग अप्रैल जुलाई 2022 का देखें, मतलब पिछले साल के आंकड़े को इस साल के आंकड़े से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो गेहूं के आटे का निर्यात में लगभग 200% की वृद्धि की गई है। ठीक है, जिसके चलते जो घरेलू बाजार के आटे हैं उसकी तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में इस वर्ष भारत की 9 कंपनियों का स्थान। ठीक है, देखा जाए तो फॉर्च्यून का जो ग्लोबल 500 कंपनियों का जो सूची जारी हुआ है, इस बार भारत की 9 कंपनियों को स्थान मिला है। अगस्त 2022 में सूची जारी हुआ, अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है फॉर्च्यून, उसने विश्व की 500 बड़ी कंपनियों को वर्ष 2022 में सूची जारी की, और इस वर्ष 9 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला। इस वर्ष पहली बार स्थान पाने वाले दो कंपनियां हैं आपको एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी, और दूसरा है टाटा स्टील, इसको पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, और भारत की जो 9 कंपनियां हैं उसमें 4 जो है वो निजी क्षेत्र से है और 5 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र से है। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनियों में 4 कंपनी आपको प्राइवेट सेक्टर से है और 5 कंपनी आपको पब्लिक सेक्टर से है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से। चलिए इसमें हम लोग आगे देखें तो ये ग्लोबल 500 जो है वर्ष 2022 की ग्लोबल 500 कंपनियों के शामिल होने की संख्या अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक कंपनियां आपको चीन की है लगभग 145, और इसमें आपको हांगकांग की कंपनी को भी जोड़ा गया है। ठीक है, चीन वाले में हांगकांग की सारी कंपनियों को जोड़ दिया गया है, तो 145 कंपनियां हैं टॉप 500 में। फिर आपको अमेरिका के 124 कंपनी है, जापान की 47 कंपनी है, जर्मनी की 28 है, फ्रांस की 25 है, ब्रिटेन की 18 है। इसी तरह से भारत का 9 है। ठीक है, भारत का 9 है। ये टॉप 10 का लिस्ट था। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें आगे है कि वर्ष 2022 का जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची शामिल है उसमें भारतीय कंपनियों और उनकी रैंकिंग दी गई है। जो भारतीय कंपनियां हैं सिर्फ उनकी रैंकिंग अगर हम लोग देखें तो एलआईसी सबसे ऊपर है, मतलब भारतीय कंपनियों में एलआईसी प्रथम स्थान पे है। लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग देखें 500 कंपनियों में तो इसकी रैंकिंग है 98, और ये 2021 में भी शामिल नहीं थी, सीधे 2022 में शामिल किया गया। दो कंपनियों को किया गया है, टाटा स्टील को और एलआईसी को। ठीक है, और देखा जाए तो फिर है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 104 स्थान पर है। ठीक है, और ओवरऑल कंट्री में 104 पे और भारत की कंपनियों में दूसरे स्थान पर। फिर आपको इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल आपको 142वें स्थान पर है, ओएनजीसी 190 स्थान पे है, एसबीआई आपको 236वें स्थान पे है, भारत पेट्रोलियम 295वें स्थान पे है, टाटा मोटर्स 370वें स्थान पे, टाटा स्टील 435वें स्थान पे। ठीक है, देखिए भारत की रैंकिंग में ये 8वें स्थान पे है, लेकिन ओवरऑल में ये 435वें स्थान पे है। कौन, टाटा स्टील। ठीक है, और ये भी इसी बार लिस्ट हुई है इसका 500 की सूची में। फिर है आपको 9वें स्थान पर राजेश एक्सपोर्टर्स 437वें स्थान पर। ये 9 कंपनियां हैं भारत की। अब देखिए विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनियां, तो पहले स्थान पे है आपको वॉलमार्ट, ये एक रिटेल सेक्टर का कंपनी है वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, फिर है आपको Amazon.com, अमेरिकी कंपनी है इंटरनेट सेवा और रिटेलिंग के लिए। फिर है स्टेट ग्रिड, चीन की है, एनर्जी के सेक्टर की है। फिर आपको है चाइना नेशनल पेट्रोलियम चीन, और ये भी पेट्रोलियम सेक्टर की है। फिर है सिनोपैक, सिनोपैक ग्रुप चीन का पेट्रोलियम कंपनी है। सऊदी अरामको जो है, सऊदी अरामको ये सऊदी अरब का है, पेट्रोलियम कंपनी है। फिर एप्पल टेलीकॉम अमेरिकी कंपनी है स्वास्थ्य का। फिर
वोक्सवैगन जो है वो जर्मनी की कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है 8वें स्थान पे। और 9वें स्थान पे है चाइना स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन का इंजीनियरिंग सेक्टर का है। और 10वें स्थान पे है सीवीएस हेल्थ, अमेरिका की है, स्वास्थ्य सेक्टर की। ठीक है, ये टॉप 10 कंपनीज की सूची थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है कि देश में पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का प्रचालन हुआ। देखा जाए तो 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के तहत एक और नई उपलब्धि हासिल हुई, जब छत्तीसगढ़ में कोरबा से राजनंदा गांव तक 27,000 टन कोयले की ढुलाई के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को चलाई गई। ठीक है, ये 5 मालगाड़ी को मिलाकर बनाया गया था और इस मालगाड़ी में 295 वैगन लगे थे, जिन पर कुल 27,000 टन कोयला लदा हुआ था। ठीक है, और प्रचालन में इसके लिए 6 इंजन इसमें तैनात किए गए थे। ठीक है, प्रचालन के लिए 6 इंजन को तैनात किया गया था। देखा जाए तो 276 किलोमीटर की दूरी जो है वो 11 घंटा 20 मिनट में तय की गई थी। ये 3.5 किलोमीटर की जो ट्रेन है, इसके द्वारा 276 किलोमीटर की दूरी 11 घंटा 20 मिनट में तय की गई और ये कोयला खदान के माल भाड़े के रूप में 2.54 करोड़ रुपए रेलवे को इससे प्राप्त हुए। इस मालगाड़ी को सुपर वासुकी नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो पहला है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी सीवीसी नियुक्त किया गया है। फिर है सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बनी? ये है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त, तो ये है विक्रम के दोरीस्वामी। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय गृह सचिव के कार्यकाल में एक और वर्ष की वृद्धि हुई। ये हुई अजय भल्ला के कार्यकाल में एक और वर्ष की वृद्धि। फिर नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि। तो कैबिनेट सचिव कौन थे? तो यह है राजीव गाबा। राजीव गाबा के कार्यकाल में एक वर्ष की और वृद्धि की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन है? तो यह है समीर वी कामत। वरिष्ठ वैज्ञानिक है समीर वी कामत। और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि देश के नए मुख्य न्यायाधीश नए हैं और ये 27 अगस्त 2022 को देश के 49वें 49th मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन हुए? तो ये हुए हैं यूयू ललित हुए हैं। किनके स्थान पर? तो एनवी रमन्ना के स्थान पर। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एनवी रमन्ना थे और 49वें मुख्य न्यायाधीश हो गए यूयू ललित। देखिए यूयू ललित जो है वो देश के ऐसे दूसरे मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें बार से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, और पहले जो न्यायमूर्ति थे वो थे न्यायमूर्ति एस एम सीकरी 1971 से। ठीक है, 1971 में थे और 13वें थे मुख्य न्यायाधीश। फिर इसमें देखें तो जो न्यायमूर्ति यूयू ललित है उनका मुख्य न्यायाधीश पद पर जो कार्यकाल होगा वो 8 नवंबर 2022 तक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर। पहला है आपको कीर्ति चक्र शौर्य चक्र 2022। तो देखिए ये 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त को वीरता के लिए थल सेना के जवानों के लिए एक कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र शामिल थे। और पुलिस और अन्य सशस्त्र बल में भी देखा जाए तो 2 जवानों के लिए कीर्ति चक्र और 5 जवान के लिए शौर्य चक्र की घोषणा की गई। देखा जाए
तो कीर्ति चक्र मतलब वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है वो कीर्ति चक्र है। आपको नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है कीर्ति चक्र। फिर है कांस्टेबल सुदीप सरकार, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र। और उप निरीक्षक पाओतिन सात गुइटे, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं शौर्य चक्र की ओर, जो शांति काल में बहादुरी का तीसरा बड़ा सम्मान है। शांति काल में बहादुरी का तीसरा बड़ा सम्मान आपको है शौर्य चक्र। ये दिया गया है आपको मेजर नितिन धानिया को, मेजर अमित दाहिया को, मेजर संदीप कुमार, मेजर अभिषेक सिंह, हवलदार घनश्याम, लांस नायक राघवेंद्र सिंह, सिपाही कर्णवीर सिंह, इन्हें दिया गया है मरणोपरांत। फिर गनर जसवीर सिंह को भी दिया गया है मरणोपरांत। फिर आपको लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार नौसेना के हैं, इन्हें दिया गया है कीर्ति चक्र। शोभाय विनायक मुंडे, ये आईपीएस है महाराष्ट्र पुलिस के, इन्हें भी दिया गया है कीर्ति चक्र। फिर है रविंद्र काशीनाथ नौतम, जो है पुलिस नायक महाराष्ट्र पुलिस के हैं, रविंद्र काशीनाथ नौतम, इन्हें दिया गया है शौर्य चक्र। फिर है असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार जो कि आपको सीआरपीएफ से हैं, इन्हें दिया गया है एनएसओ शौर्य चक्र पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शशि थरूर को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान। ठीक है, शशि थरूर को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है, जो कि अगस्त 2022 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद हैं शशि थरूर, उनको फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन द ऑनर्स से सम्मानित करने की घोषणा वहां की सरकार ने की। ठीक है, और देखा जाए तो ये सम्मान जो है वो उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया गया है, लेखन और भाषण। फिर इसमें है कि केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, जो कि फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही श्रेणियों की अनेक पुस्तकों के लेखक भी हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है केके बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2021। तो ये 25 अगस्त 2022 को केके बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, और विजेता रहे साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत, असगर वजाहत विशेषा रहे, जो कि महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाट्य महाबली के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, और पुरस्कार राशि मिला है 4 लाख रुपए। इसे मिला डॉक्टर असगर वजाहत को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। तो ये देखा जाए तो 31 अगस्त को एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले जो 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसकी घोषणा की गई फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। अब देखा जाए तो ये पुरस्कार जो है वो 4 लोगों को दी गई। पहले है सोथियम यारा छिम, जो कि 54 वर्षीय है, कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं। दूसरा है तदासी हटोरी, ये 58 वर्षीय है। फिर है तीसरा बर्नाडेट मैड्रिड, ये 64 वर्षीय है। और फिर है गैरी बेनेस्घीव, जो है वो 27 वर्षीय है, फ्रांसीसी फिल्म निर्माता और पर्यावरण कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि। तो देखिए अगस्त 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व वर्षों के जाने माने खिलाड़ी सुरेश रैना को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एडवांस्ड स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, और देखा जाए तो अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सुरेश रैना ने कुल 18 टेस्ट मैच खेले, 226 एक दिवसीय मैच खेले और 78 टी20 मैच खेले हैं। ठीक है, और देखा जाए तो तीनों ही श्रेणियों में क्रिकेट के शतक बनाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। ठीक है, तीनों क्रिकेट श्रेणियों में इन्होंने शतक बनाया है और ये पहले भारतीय बल्लेबाज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 67वें फिल्म पुरस्कार 2022। देखा जाए तो 30 अगस्त 2022 को वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए बॉलीवुड के प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार का 67वां संस्करण जो है वो वितरण किया गया मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ। ठीक है, 67th फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में संपन्न हुआ 30 अगस्त को। सर्वाधिक 9 पुरस्कार जो है वो सुजीत सरकार निर्देशित
सरदार उधम को प्राप्त हुआ और शेरशाह को कुल 7 पुरस्कार मिले। पुरस्कारों की सूची हम लोग देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा शेरशाह, ये निर्देशक है विष्णुवर्धन, लेकिन क्रिटिक्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सरदार उधम, निर्देशक है सुजीत सरकार। फिर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है तो विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के लिए, और क्रिटिक्स चॉइस में सुजीत सिरकर को दिया गया है उधम, सरदार उधम के लिए। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रणवीर सिंह को दिया गया है फिल्म 83 जो कपिल देव पे फिल्म आई थी 83 उसके लिए, और क्रिटिक्स चॉइस में दिया गया है विकी कौशल को फिल्म सरदार उधम सिंह की भूमिका हेतु, ठीक है। फिल्म सरदार उधम सिंह की भूमिका के लिए दिया गया है विकी कौशल को। चलिए आगे देखें। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कृति सेनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए, और क्रिटिक्स चॉइस में विद्या बालन को दिया गया फिल्म शेरनी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता है इहान भट्ट, आपको 99 सॉन्ग्स मूवी के लिए इहान भट्ट को दिया गया सर्वश्रेष्ठ डेब्यू। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री है सरवरी बाग, बंटी और बबली 2 में है, ठीक है। फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी मिनी फिल्म के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष में है बी प्राक, फिल्म शेरशाह का गाना है मन भरिया, उसके लिए दिया गया है पार्श्व गायक पुरुष में बी प्राक को। फिर पार्श्व गायिका आशीष कौर फिल्म शेरशाह के लिए, और राता लंबिया लंबिया जो गाना है उसके लिए दिया गया है पार्श्व गायिका। संगीत यानी म्यूजिक के लिए दिया गया है तनिष्क बागची, जाना और अन्य के लिए, मतलब फिल्म शेरशाह के जो म्यूजिक दिए गए हैं उनके लिए है। फिर है आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सुभाष घई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग निधन की ओर, जहां पहला है राकेश झुनझुनवाला, शेयर मार्केट में बिग बुल उद्यमी के रूप में विख्यात भारत के दिग्गज उद्यमी श्री राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वर्ष 2022 में 5.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये देश के 36वें सबसे धनी व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट है प्रदीप पटवर्धन। प्रदीप पटवर्धन जो है वो मराठी नाट्य एवं सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप पटवर्धन की 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो तत्कालीन सोवियत संघ मतलब जो यूएसएसआर थे उसके अंतिम राष्ट्रपति हैं मिखाइल गोर्बाचेव, और इनका 91 ईयर्स के एज में निधन हो गया, ठीक है। फिर है सावन कुमार। सावन कुमार को अगर देखें कि ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हैं और गीतकार हैं, ठीक है। सावन कुमार टाक, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है अभिजीत सेन। अभिजीत सेन जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने अर्थशास्त्री तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों में एक है। प्रोफेसर अभिजीत सेन 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब आते हैं हम लोग पुस्तक की ओर, जहां पहला है इक्वल येट डिफरेंट, इसके लेखक हैं अनीता भोगले। फिर है वन अरेंज मर्डर, इसके लेखक हैं चेतन भगत। फिर है द डॉल्फिन एंड द शार्क, इसके लेखक हैं नमिता थापर। द डॉल्फिन एंड द शार्क के लेखक है नमिता थापर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग खेल कूद की ओर, जहां पहला है मुंबई हाफ मैराथन 2022। तो ये 21 अगस्त को एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मुंबई हाफ मैराथन दौड़ मुंबई में संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग में छगन बोम्बाले महाराष्ट्र के 21 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटा 16 मिनट और 11 सेकंड में पूरा किया। महिला वर्ग में कविता रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश की हैं 1 घंटे 37 मिनट और 3 सेकंड में पूरी की दौड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला 2022। तो देखा जाए तो जुलाई अगस्त 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 5 टी20 मैच खेलने वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए थे, ठीक है। और ओडीआई के विजेता भारत थी 3-0 से, जहां कप्तानी किया था शिखर धवन ने। टी20 में भारत 4-1 से विजेता रहा, कप्तानी किया रोहित शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत जिम्बाब्वे श्रृंखला 2022। तो ये देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो 3 एक दिवसीय मैच खेलने जिम्बाब्वे के दौरे पर गई थी। विजेता थी भारत 3-0 से, कप्तान थे केएल राहुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जिम्बाब्वे के विरुद्ध भारत की यह श्रृंखला विजय जो है नहीं
आगे है कि जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो भारत की श्रृंखला विजय ओडीआई क्रिकेट है, इसमें भारत की लगातार चौथी श्रृंखला विजय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में जो ओडीआई हुआ उसमें अगस्त में हुआ था। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी और यहाँ ओडीआई श्रृंखला के विजेता रहे हैं न्यूजीलैंड 2-1 से, और टी20 श्रृंखला के विजेता भी न्यूजीलैंड 2-1 से रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से नरेंद्र बत्रा का त्यागपत्र और उसके पश्चात अब मिस्र के सईफ अहमद कार्यवाहक अध्यक्ष बने। तो देखिए, हॉकी इंडिया फंड्स के दुरुपयोग के मामले में जो सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसमें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है नरेंद्र बत्रा ने अपने इन पदों से त्यागपत्र जुलाई 2022 में दे दिया था। ठीक है, और दिल्ली उच्च न्यायालय जो है 2 माह पूर्व ही नरेंद्र बत्रा को हॉकी इंडिया की आजीवन सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया था। ठीक है, और त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है उसने मिस्र के सईफ अहमद को उनके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। तो ये आपको 22 से 28 अगस्त को हुआ। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने वर्ष 2022 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो के जापान में संपन्न किया। अब देखा जाए पुरुष एकल में तो विजेता थे विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, और उप विजेता है कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के। फिर महिला एकल में विजेता है अकेन यामागुची जापान के, और इन्होंने हराया चेन युफेई को चीन के। फिर है पुरुष युगल में विजेता अरोनचिया व सोह उई दोनों मलेशिया के हैं। ठीक है, और उप विजेता है मोहम्मद अहसान और हिंद सेतियावान दोनों इंडोनेशिया के। फिर है महिला युगल, महिला युगल में विजेता है चेन क्वीन चेन और जिया येफान दोनों चीन के हैं। और फिर है आपको उप विजेता किम सो जियोंग व कोंग ही योग दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। फिर मिश्रित युगल जो मिक्स में देखें तो विजेता है झेंग सिवेई और हुआंग याकिंग। अब मैं देखते हैं मिश्रित युगल में, मिश्रित में है विजेता झेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग जो कि दोनों चीन के हैं, और उप विजेता है यूता वानाताबे और अरिशा हिमसिदो, ये दोनों जापान के हैं उप विजेता। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नेशनल बैंक ओपन कनाडा टेनिस। ठीक है, कनाडा ओपन टेनिस पुराना नाम था, अभी नेशनल बैंक ओपन है 2022 का। तो देखिए, तो 8 से 14 अगस्त को हुआ। मॉन्ट्रियल में पुरुष वर्ग का हुआ और टोरंटो में महिला वर्ग का संपन्न हुआ। विजेता है पुरुष वर्ग में पाब्लो कारेनो बुस्टा स्पेन के, और उप विजेता है ह्यूबर्ट हरकागस पोलैंड के। फिर है महिला एकल में सिमोना हालेप रोमानिया के, और बीट्रीज हद्दाद माइया ये ब्राजील के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन सिंसिनाटी टेनिस 2022। 15 से 21 अगस्त को हुआ। अमेरिका में मेसन ओहियो में संपन्न हुआ था, मेसन ओहियो में। अब देखा जाए तो पुरुष एकल में विजेता है बोरन कोरिच क्रोएशिया के, और उप विजेता है स्टेफानोस सित्सिपास ग्रीस के। महिला एकल में विजेता है कैरोलिने गार्सिया फ्रांस के, और उप विजेता है पेत्रा क्वितोवा चेक गणराज्य के। पुरुष युगल में विजेता है राजीव राम अमेरिका के, और जो सैलिसबरी ब्रिटेन के, और उप विजेता है टीम फुटेज जर्मनी के, और माइकल वेनस न्यूजीलैंड के। मिश्रित युगल में विजेता है ल्यूडमिला किचेनोक यूक्रेन का, और जेलिना ओस्टापेंको लातविया का। उप विजेता है निकोला मैल्चर मार्टिनेज अमेरिका के, और एलन पेरेज ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं का ब्रिटिश ओपन 2022 यानी AIG विमेंस ओपन जो कि गोल्फ का है। ठीक है, तो देखिए, तो 4 से 7 अगस्त को महिलाओं के लेडीज ओपन टूर का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ। विजेता है एस्ले बुहाई दक्षिण अफ्रीका के हैं, और उप विजेता है चुन इंग गी ये दक्षिण कोरिया के हैं। फिर नेक्स्ट है पुरुषों की ओपन चैंपियनशिप 2022, ये भी गोल्फ का है। ठीक है,
ये भी आपको गोल्फ का है। और इसमें देखिए तो पुरुष के जो वर्ष 2022 का अंतिम मेजर गोल्फ टूर्नामेंट है 150वां ओपन चैंपियनशिप का आयोजन जुलाई 2022 में स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रूज में हुआ। ठीक है, विजेता है कैमरन स्मिथ। कैमरन स्मिथ विजेता है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अर्काडी द्वाकोविच फिडे के नए अध्यक्ष और विश्वनाथन आनंद जो है उपाध्यक्ष बने हैं। देखिए 7 से 8 अगस्त 2022 को भारत में महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो 44वां शतरंज ओलंपियाड के दौरान संपन्न ये 13वीं फिडे कांग्रेस में इस संस्था के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है। और 4 वर्ष के लगातार के दूसरे कार्यकाल में इस संस्था का अध्यक्ष चुने गए अर्काडी दौरकोविच रूस के, और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए इस बार विश्वनाथन आनंद भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपको बेल्जियम ग्रैंड प्री 2022। तो देखा जाए तो ये 28 अगस्त 2022 को स्पा फ्रैंकोचेम्प्स में संपन्न हुआ था बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 रेस का टूर्नामेंट है। विजेता है मैक्स वर्स्टापेन टीम रेडबुल के और देश है बेल्जियम। फिर उप विजेता है आपको सर्गियो परेज टीम रेडबुल के और देश है मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगला है 22वां राष्ट्रमंडल खेल। देखा जाए तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में बर्मिंघम में 22वां राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुआ। इसका मैस्कट था पैरी। ये एक खिलाड़ी के रूप में बुल था जिसे नाम दिया गया था पैरी। ठीक है, इसको पैरी द बुल भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फिर इसी में है कि 5000 से अधिक खिलाड़ी 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इन खेलों में शामिल हुए। ठीक है, और महिलाओं की क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया। भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में वो थे पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। ठीक है, और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे शरद कमल टेबल टेनिस के और निखत जरीन मुक्केबाजी के। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 20 खेल शामिल थे। भारतीय दल ने 12 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश भंडारी को भारतीय दल का चीफ यानी कि चीफ देमेशन बनाया गया था। ठीक है, और देखिए शीर्ष 5 पदक विजेता देश, तो पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे अधिक जीता है कुल 178 पदक, इसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 कांस्य है यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे है 176 पदक के साथ, कनाडा तीसरे स्थान पे है 92 पदक के साथ, भारत चौथे स्थान पे रहा 61 पदक के साथ, जिसमें भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक पाया है। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेल में देखें तो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी 22 पदक जीता है भारत ने स्वर्ण पदक, उसको देखें तो कुश्ती में 6 लोगों ने जीता। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि दाहिया, नवीन कुमार, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये लोग जीते हैं कुश्ती में स्वर्ण पदक। फिर टेबल टेनिस में 3 लोगों ने जीता, शरद कमल, हरमीत साथियान, अनिल की टीम, शरद कमल का टीम है श्रीजा अकुला। ठीक है, ये मिश्रित युगल में और शरद कमल एकल में। ठीक है, भारोत्तोलन में है एस मीराबाई चानू, जर्मी लाल रिंगुआ और अंचिता सेवली। मुक्केबाजी में है अमित पंघाल, निखत जरीन, नीतू घनघस। बैडमिंटन में है लक्ष्य सेन एकल में, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी युगल में और पीवी सिंधु एकल में। एथलेटिक्स में है एल्डो हसे पॉल तिहरी कूद में, लॉन बॉस, रूपा लवली नयन, फिर मुनी पिंकी की टीम। पैरा पावर लिफ्टिंग में है सुधीर, पैरा टेबल टेनिस में है भावना पटेल। ठीक है, ये थे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखें।
तो चलिए इस प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 का जो संस्करण था, ठीक है, अक्टूबर 2022 का संस्करण, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है आपको पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, दोनों मिलाकर मर्ज किया कर एक वीडियो बना दिया जाता है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।